वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। और लेकर आ गए हैं अपना पार्ट 3 कोवलेंट बॉन्ड का, जो कि लास्ट पार्ट रहेगा। इसके बाद क्या अपलोड करेंगे, 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपलोड कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक को कंटिन्यू करेंगे, जल्द से जल्द ऑर्गेनिक को भी कंप्लीट करेंगे। सो एक अच्छी बात यह है कि अब एक टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, वहां पर जितने भी लेक्चर्स आ गए हैं प्रॉब्ली उसके नोट्स एक आध दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे। तो वहां से आप उनको भी रेफर कर सकते हैं, और फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और याद रखिएगा कि आपको दोस्तों के साथ सब कुछ शेयर करना है, ताकि सभी लोग पढ़ाई लिखाई करके अच्छे नंबर लाएं। खुद ही नंबर नहीं लाने, बाकी लोग भी सब लोग पढ़ाई करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। और बहुत सारे बच्चों को ये भेजिए, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम हुए हैं। सब्सक्राइबर से ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये है कि वॉच आवर्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब लोग काफ़ी कम दिख रहे हैं। तो लोगों को दिखाइए कि भाई एक बार ट्राई करके देख लिया, अगर एक वीडियो अच्छी लगे तो ठीक है कंटिन्यू करिएगा। बाकी पता ही कितनी रेलेवेंसी क्या है इसकी, आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या रेलेवेंसी रही है डीयू के एग्जाम्स में। जो आपसे 1 साल सीनियर 2 साल सीनियर है वो आपको बहुत अच्छे से बता सकते हैं। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। NF3 हैज़ लोअर डाइपोल मोमेंट देन NH3। तो डाइपोल मोमेंट को समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले दोनों डायग्राम्स बना लेते हैं। सेम यहाँ पर हमारी शेप और ज्योमेट्री होने वाली है NF3 एंड NH3। तो इनका वी हैव टू कंपेयर द डाइपोल मोमेंट। सबसे पहले वी हैव टू नो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। तो वी ऑल नो कि हमारी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा। यहाँ पर जो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा किसी तरफ शिफ्ट होने लगेंगे, फ्लोरीन की तरफ। तो इस डायरेक्शन में एक हमारा डाइपोल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन फ्लोरीन है। तो अगर मैं इस डाइपोल मोमेंट की वैल्यू म्यू बोल रहा हूँ, जिसका मैग्नीट्यूड हमें पता है, क्यू जो भी पार्शियल चार्ज डेवलप होगा इनटू द बॉन्ड लेंथ, सेम यहाँ पर होगा एक डाइपोल म्यू। और सेम ही यहाँ पर हमारे पास एक और डाइपोल होगा, क्योंकि सारे के सारे हमारे एटम्स वगैरह सब सेम। नाउ ठीक है, ये देख लिया। हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। सो इस केस में क्या होने वाला है, हमारे पास नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा। तो एक डायपोल यहाँ पे डेवलप होगा। तो मैं इसको इन सबको म्यू1 बोल देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं बोल रहा हूँ म्यू2। सेम इस हाइड्रोजन के साथ होगा, यहाँ पर एक म्यू2 बन जाएगा। देन सेम यहाँ पर होगा एक, यहाँ पर म्यू2 बन जाएगा। ठीक है, हमें क्या बताना है कि NF3 का जो है वो लोअर डायपोल मोमेंट होता है। ऐसा क्यों है, मतलब जो म्यू1 है वो कम है, इसका ये पूछा है मतलब, या फिर कंप्लीट मॉलिक्यूल का। सो सबसे पहले हमें बताना है इस पूरे कंप्लीट मॉलिक्यूल का जो नेट है, जो भी म्यू नेट आएगा हमारे पास, वो किसका, इन केस ऑफ ये मेरे पास NF3 का, वो लेस होगा हमारे पास किससे, म्यू नेट ऑफ NH3 से। ये हमें बताना है। सो द पॉइंट इज यहाँ पर अब लोन पेयर बचा है हमारे पास। तो लोन पेयर का हमेशा उसकी तरफ होता है। तो लोन पेयर का एक डाइपोल मोमेंट यहाँ गया, एक यहाँ पर आ गया। ऐसे ही कोई आर्बिट्ररी वैल्यू ले लेता हूँ, म्यू मान लेता हूँ इसको, इसको म्यू ए मान लेता हूँ, ऐसी म्यू बी मान लेता हूँ, कोई भी वैल्यू होगी पर कुछ ना कुछ होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। तो लोन पेयर का उसी की डायरेक्शन में होगा। नाउ यहाँ पर अगर आपको वेक्टर्स पता होगा, तो इतना हम बोल सकते हैं कि ये जो तीनों म्यू1 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 है, इन तीनों का रिजल्टेंट कुछ ना कुछ इसी डायरेक्शन में आएगा। दैट इज, अगर मैं मानूँ इसको एक्सिस की बात करूँ मैं, तो यहाँ पर ये -y एक्सिस की तरफ आएगा, और एक वो की तरह हमारे पास ये +y एक्सिस में। तो यहाँ पर एक डायपोल है जिसकी वैल्यू कुछ ना कुछ +y एक्सिस में, एक है जो कुछ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव हो सकता है, कुछ सर्टेन एंगल पर है। बट इतना ट्रू है कि जो भी एंगल होगा दैट हैज टू बी ऑब्ट्यूस एंगल, वो एंगल 90 से बड़ा होगा। हो सकता है 180 हो, उससे या अगर कोई 180 से ज्यादा 190 हो जाए, तो भाई वेक्टर्स अगर आपने पढ़ा नहीं तो ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर कोई एंगल मैं बोल रहा हूँ ये 180 है, और आप ये कह रहे हैं कि भाई ये ज्यादा हो गया एंगल, तो हम जो है छोटा वाला एंगल देखते हैं, रिफ्लेक्स वाला एंगल नहीं देखते। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी होगा वो इतना क्लियर है कि ये जो म्यू नेट आ रहा है इन तीनों का मिला के, म्यू1 का समीशन जो आ रहा है, म्यू1 नेट लिख रहा हूँ मैं जिसको, ये जो भी आएगा इसी डायरेक्शन में आएगा, और वो इसके ऑपोजिट आएगा। तो जो भी म्यू नेट आएगा वो म्यू ए माइनस इन तीनों म्यू1 नेट करके आएगा, कुछ ना कुछ जो भी वैल्यू आएगी। बट यहाँ पर आप देखिए इन तीनों का जो म्यू2 है, इन तीनों म्यू2 का, म्यू2 इज सिंपली डायपोल मोमेंट, तीन बॉन्ड्स का, वो कुछ ना कुछ ऊपर की डायरेक्शन में आएगा। और एंगल हमारे पास याद रखिएगा वो एक्यूट ही होगा। ऊपर आएगा, हो सकता है थोड़ा इतने एंगल पर आ जाए, कितना भी आए, बट इतना ट्रू है वो ऑपोजिट में नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर जो म्यू नेट आएगा वो म्यू2 का समीशन जितना भी है इन तीनों म्यू2 का प्लस म्यू भी समथिंग आएगा। सो दैट मीन्स ओवरऑल डायपोल मोमेंट यहाँ पर बढ़ गया है ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड हमारी जो डायपोल की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। सो दैट्स वाई हमारे पास NH3 का ज्यादा है। अच्छा, अब इसको लिखेंगे कैसे ये भी बता दें। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना दिएगा आराम से प्रॉपरली, इसका दिखा दिएगा डायरेक्शंस। देन आप बताएंगे कि यहाँ पर जो डायरेक्शन है किसकी, नेट डायपोल मोमेंट की, वो हमारे पास समवॉट कैंसिल आउट हो रही है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन। तो यहाँ पर जो लोन पेयर का डायपोल मोमेंट है वो हमारे पास कहीं ना कहीं
उसको निगलेक्ट नहीं, थोड़ा सा कम वैल्यू कर रहा है, उसको सप्रेस कर रहा है डायपोल मोमेंट उसकी वैल्यू की हिसाब लिखिएगा। एंड देन नाइट्रोजन के केस में आप बताइएगा कि यहाँ पर जो सेम डायरेक्शन है सारे डायपोल्स मूवमेंट की, तो एडिटिव इफेक्ट होगा। हाँ, ये वर्ड सही रहेगा, एडिटिव इफेक्ट इन केस ऑफ NH3। एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट या फिर डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट और कंस्ट्रक्टिव वर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव हमारे पास NH3 के केस में, डिस्ट्रक्टिव वर्ड जो यूज कर लेंगे आप वो NH3 के केस में कर लेंगे कि सारे डायपोल जो है वो तीन ऑपोजिट में एक तीन ऑपोजिट में है एक के, और यहाँ पे चारों के चारों सेम है, तो नेट वैल्यू हमारे पास ज्यादा ही आएगी। सो नेक्स्ट वी हैव इज H2 इज नोन बट He2 इज नॉट। तो इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल सा हमारे पास आंसर आता है फ्रॉम MOT। H2 की कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 के 4 टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, शायद गलत लिख दिया, हाँ सिग्मा 1s2 नहीं, सिग्मा स्टार 1s2 नहीं आएगा ना, इसमें दो होंगे ना टोटल इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन एटम में एक, तो दूसरे में भी एक, तो 1 + 1 2 होता है। तो दैट इज बॉन्डिंग के 2 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 0/2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 आएगा, ठीक है। बट इन केस ऑफ H2 व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज कि सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर इज गोइंग टू बी बॉन्डिंग के 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग के 2 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ गया 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब क्या है, कोई बॉन्ड ही नहीं है। अगर कोई बॉन्ड ही नहीं तो कोई एग्जिस्ट कैसे करेगा। तो यहाँ पर आप इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखा देंगे कि ये हमारे पास इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 आ रहा है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, वेर एज H2 का बॉन्ड ऑर्डर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, तो वो आराम से एग्जिस्ट करेगी। देन नेक्स्ट वी हैव एक्सप्लेन करना है हमें ये कुछ चीजें कि कार्बोनेट आयन इज प्लेनर वाइल सल्फेट इज नॉट। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना है इसका, सल्फेट का नहीं, सल्फेट का शायद फॉस्फेट का बनाए, हो सकता है सल्फेट का भी बनाया हो पुराने लेक्चर्स में VACPR में। तो कार्बोनेट का बना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने सीख रखा है कि ये जो CO3 2 नेगेटिव है, इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पर होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर, दैट इज ऑक्सीजन पर। क्या दोनों चार्ज, 2 नेगेटिव जो चार्ज है वो दोनों के दोनों एक ही ऑक्सीजन एटम पर होगा या 1 1 नेगेटिव या कुछ आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमने देखा था कि वो हमें 1 नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक ऑक्सीजन पर 1 नेगेटिव, दूसरे पर 1 नेगेटिव, जो तीसरा होगा वो एज इट इज रहेगा। और हमने ये भी देखा था फिर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उसके पास वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो उसको एक ही बॉन्ड बनाने की जरूरत होगी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो ये दोनों सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, ये हमारे डबल बॉन्ड्स बना देंगे। तो कार्बन ये आ गया, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, बाकी दोनों सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कार्बन की जो मैक्सिमम वैलेंसी है वो 4 ही होती है, उससे ज्यादा वो एक्सीड नहीं कर सकता, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, तो कार्बन भी सेटिस्फाई। तो ये हमने कार्बोनेट का बना दिया। और ये क्या है, यहाँ पर कितने बॉन्ड पेयर्स है, तो 3 बॉन्ड पेयर्स है। आप चाहें तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखा दीजिएगा, वो sp2 आ जाएगी। और बता दिएगा इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर प्लेनर है, तो दैट्स वाई हमारा जो एनायन है ये प्लेनर है। वेयर सल्फेट के केस में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ, सबसे पहले तो 2 ऑक्सीजन पर सिंगल नेगेटिव O नेगेटिव आएगा, और बाकी बचे हुए जो डबल डबल बॉन्ड्स बनाएंगे उन पर कोई चार्ज नहीं होगा, तो ये सल्फेट का हो जाएगा। इसका आप बता दीजिएगा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिएगा। sp3 आ रही है, तो वो क्या होता है, ट्रायगोनल नहीं, ट्रायंग, क्या भूल गया मैं, टेट्राहेड्रल, हाँ टेट्राहेड्रल होती है हमारे पास। तो इस ये टेट्राहेड्रल आ जाएगी, तो बता दिएगा कि टेट्राहेड्रल प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं होता। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन कांट बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लुईस स्ट्रक्चर। तो लुईस स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो कार्बन है इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हम इस फॉर्म में दिखाएंगे, डॉटेड डॉटेड में। फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इसके हम बचे हुए कितने, ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसे दिखाएंगे, देन बाकी ऑक्सीजन के दिखाएंगे। सो यहाँ पर क्या होता है, ये जो कार्बोनेट आयन है इसमें ड्यू टू रेजोनेंस, अगर मैंने एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना लिया, ये मैं बना देता हूँ पहले, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 हो गए, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा स्ट्रक्चर बना के चाहें तो दिखा दे, बट द पॉइंट इज यहाँ पर होती है रेजोनेंस। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो अब जो स्ट्रक्चर बना है मैंने, इसको देखिए, और ये जो मेरा लुईस स्ट्रक्चर है ये देखिए, यहाँ पर मैंने सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखा रखे, बट यहाँ पर अब डबल बॉन्ड आ चुकी है। तो क्या ये एक स्ट्रक्चर जो लुईस स्ट्रक्चर है, क्या ये कार्बोनेट आयन की सारी प्रॉपर्टीज को शो कर पा रहा है, दिखा पा रहा है? द आंसर इज नो। क्यों? बिकॉज यहाँ पर रेजोनेंस इफेक्ट है। तो यहाँ पर हमारे पास इसके बेसिकली 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। एक बार आप इस बॉन्ड को शिफ्ट करिएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर पाई बॉन्ड बन जाएगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंगल लुईस स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, या फिर कैन नॉट बी डिस्क्राइब। जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है हमारे पास कार्बोनेट आयन का, वो सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से नहीं दिखाया जा सकता, ड्यू टू द इफेक्ट विच वी कॉल्ड एज रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको आप डिटेल में लिख दीजिएगा, तो यही होगा। वैसे कोई बहुत लॉन्ग आंसर में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। सो नेक्स्ट वी हैव PCl3 इज पोलर बट BCl3 इज नॉन पोलर। तो BCl3 क्या है, बोरॉन है, उस पर 3 क्लोराइड है। कैसा स्ट्रक्चर बना है, सीख रखा है VACPR में, सेम बना लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकलेगी,
बोरॉन है, इसके बाद 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो वही होगा, मतलब 3 अनपेयर्ड नहीं होते बेसिकली, एक आपको अनपेयर्ड करना पड़ेगा ऐसा वाला, तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड टोटल हो जाएंगे, देन आप सिंपल बना दिएगा उसको, एक एक क्लोरीन से बॉन्ड बना दिएगा। बट PCl3 हमारे पास नहीं होता, द रीजन इज ये जो PCl3 है सबसे पहले इसमें एक फॉस्फोरस के पास लोन पेयर बच जाता है। अच्छा एक चीज आपको बता दूं यहाँ पर, इन दिस केस आप सबसे पहले देखिएगा एक डायपोल इधर है म्यू का, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन, यहाँ पर एक म्यू आएगा, यहाँ पर एक म्यू आएगा। अगर आपने वेक्टर्स पढ़ा है तो यहाँ पे 120 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ पर 3 वेक्टर्स आ गए हमारे पास, तीनों एक दूसरे के 120 डिग्री पर है, तीनों 120 डिग्री पर है। अगर आपने क्लास 11th में फिजिक्स पढ़ी है तो आप डायरेक्टली बता देंगे कि इनका जो म्यू नेट है या रिजल्टेंट फोर्स जो भी है वो जीरो आएगा। अगर नहीं पढ़ी आपने तो आप क्या करिए, पहले दो वेक्टर्स लिए म्यू म्यू, एक ऊपर होगा म्यू, इनमें 120 डिग्री है, इनका रिजल्टेंट निकालिए। कौन सा फॉर्मूले से, वही वाले μ1² + μ2² + 2 μ1 μ2 cos थीटा, वो लगाएंगे। उससे आप देखेंगे कि यहाँ पर वैल्यू जो आएगी दैट विल बी म्यू ही आएगी, इनका जो म्यू नेट होगा वो म्यू के इक्वल ही होगा, मतलब जो इनका मैग्नीट्यूड है वही होगा। और उसकी जो डायरेक्शन है फिर आप tan थीटा से निकालना चाहें तो वैसे निकाल सकते हैं, बेसिकली वो एकदम बीच में से काटता हुआ निकलेगा, और बीच में क्या है, ये 60 डिग्री का एंगल होगा, ये 60 डिग्री था, ये 120 डिग्री था, तो 60 + 120 का होता है 180, तो इसका मतलब ये और जो म्यू नेट आएगा जो म्यू के इक्वल होगा वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, एंड बोथ विल कैंसिल्ड ईच अदर, तो यहाँ पर ये सिंपल सा हो जाएगा। तो बट इन केस ऑफ PCl3 क्या होगा, हमें पता है यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ म्यू है, इन तीनों की वैल्यूज तो सेम है, बट यहाँ पर जो म्यू है उसकी वैल्यू सेम नहीं होगी, इसकी कुछ म्यू डैश होगी, तो यहाँ पर हमारे पास कैंसिल तो नहीं हो सकता। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हमारे पास किसी कंपाउंड की पोलैरिटी या नॉन पोलैरिटी बतानी, दो तीन चार चीजें देखनी होती। सबसे पहले अगर उस कंपाउंड पर सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स, ऑल बॉन्ड पेयर्स, ये मैं बता रहा हूँ शॉर्ट शॉर्ट रूल, उस पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, और जितने भी सब्सिडरी एटम्स हैं, ऑल सब्सिडरी एटम्स मतलब सेंट्रल एटम के अलावा जो होते हैं, ऑल सब्सिडरी एटम्स वो अगर सेम है, और दूसरी चीज अगर वो सब्सिडरी एटम जो भी है दैट हैज टू बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सेंट्रल एटम। आंख बंद करके आंसर कीजिएगा कि उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, म्यूनेट जीरो ही आएगा, कुछ भी हो जाए म्यूनेट की वैल्यू हर हाल में जीरो आएगी। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, एक तो CCl4, उसके इसमें आप देखेंगे डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, इसको बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट भी बोलते हैं, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। द रीजन इज यही कि यहाँ पर जो है चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं, सेंट्रल एटम पर, सेंट्रल एटम की बात हो रही है, सेंट्रल एटम, सब्सिडरी एटम सारे सेम है, सारे क्लोरीन है, सारे के सारे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन सेंट्रल एटम, यस क्लोरीन ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसी केस में हमारे पास जीरो आएगा इसका डाइपोल मोमेंट। आप SF6 का केस देख लीजिए, उसमें जीरो मिलेगा आपको, और भी ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपको जीरो मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2, उसमें आपको डाइपोल मोमेंट जीरो मिलता है, तो ये केसेस ध्यान रखिएगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया क्यों होते हैं जीरो, तो यहाँ पर आप इसको लिख दिएगा, वेक्टर एडिशन एंड ऑल बता दिएगा, अच्छे से समझा दिएगा, और ये भी चाहे तो आप लिख दिएगा कि यहाँ पर सारे के सारे सब कुछ सेम है, तो इस केस में म्यू नेट जीरो होता है, तो ये भी आप बता सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव बॉन्ड एंगल ऑफ CH4 इज हायर देन दैट ऑफ NH3, समझते हैं इसको। सो सबसे पहले बॉन्ड एंगल जो होता है वो किस चीज पर डिपेंड करता है, कहीं ना कहीं वो रिपल्जन के कारण होता है। तो VSEPR इन सच अ वे हमारे पास क्रिएट करी गई थी वैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स हैं बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स जो है उनमें रिपल्जन होती है। अब किस तरीके की होती है, या तो हमारे पास ये जो बॉन्ड बना हुआ है किससे बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन से, कितने, दो इलेक्ट्रॉन है, हर बॉन्ड में बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यस, तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं, तो एक रिपल्जन होती है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर रिपल्जन। बॉन्ड पेयर मतलब एक बॉन्ड पेयर दूसरे बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, द रीजन इज दोनों में इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होती है। एक होती है हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन, जैसे इन केस ऑफ यहाँ पर हम देख सकते हैं अमोनिया, अमोनिया में यहाँ पर दो आ गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स, और ये दो आ गए बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर को करेगा। सिमिलरली एक केस होता है जहां पर लोन पेयर रिपल्जन होती है, तो ये दो तीन तरीके के रिपल्जन मौजूद होती है। नाउ अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, तो यहाँ पर रिपल्जन होगी कुछ, अगर ये रिपल्जन मुझे बताइए ज्यादा है, मतलब ये बॉन्ड इसको ज्यादा धक्का दे रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो थीटा होगा वो इंक्रीज होगा, अगर ये ज्यादा है, और अगर यही चीज रिपल्जन कम है तो मतलब थीटा कम होगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट है हमारे पास। नाउ अब हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि जो बॉन्ड पेयर रिपल्जन है वो लेस होती है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्जन, और सबसे ज्यादा जो होती है लोन पेयर रिपल्जन। एक लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को सबसे ज्यादा रिपेल करेगा
देन उसके बाद बॉन्ड पेयर एक लोन या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में आपस में रिपल्जन होगी, देन बॉन्ड पेयर को करेगा। तो अगर रिपल्जन कम है तो थीटा क्या होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। सो इन केस ऑफ CH4 यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड पेयर रिपल्जन है, सो थीटा हमारे पास जो होता है वो प्योरली टेट्राहेड्रल 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास होता है। बट इन केस ऑफ NH3 यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड पेयर रिपल्जन है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ये इसको रिपेल करेगा। अब देखिएगा, इसको रिपेल करेगा मतलब ये किधर आ जाएगा, थोड़ा सा इस साइड मूव हो जाएगा, और जहां ये इस साइड मूव हुआ मतलब ये हाइड्रोजन थोड़े आपस में क्लोज आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं, इनमें आपस में हमारी बॉन्ड पेयर रिपल्जन हो रही है, ये आपस में रिपेल कर रहे थे, पहले जैसा हो रहा था इसमें भी रिपल्जन हो रही थी, ठीक है। बट अब यहाँ पर एक बड़ी रिपल्जन आ गई, इसको हटा के हमने इसकी जगह इससे भी बड़ी रिपल्जन लगा दी, मतलब वो मैच जीत जाएगा। तो यहाँ पर हमने किसी एक अच्छे प्लेयर्स को भेज दिया, तो उसने कहा अब मैं जाता हूँ, अब वो वहां पे आके बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है, तो उसने जो है इस वाले के क्लोज कर दिया, क्योंकि रिपल्जन ज्यादा हो रही थी, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, ये ताकतवर आदमी है तो इसने ज्यादा धक्का दिया हाइड्रोजन को, एज कम्पेयर टू यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर में हो रही थी। सो दैट्स वाई ये जो थीटा था, इसको मैं थीटा 2 बोल देता हूँ, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि लोन पेयर रिपेल कर रहा है इधर। अच्छा इस वाले को कोई थीटा नहीं बोलेंगे, क्योंकि थीटा हमारे पास प्रॉपरली बॉन्ड में होता है, तीन वो चाहिए होते हैं ना हमारे पास, 3 पॉइंट। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम NH बॉन्ड एंगल, ऐसे लिखते हैं यहाँ पर, सिर्फ NH बॉन्ड एंगल नहीं होता कोई। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो बॉन्ड एंगल है थीटा 2 वो कम हो जाएगा ड्यू टू मोर रिपल्जन। तो ये कंसेप्ट भी समझ में आएगा आपको, पूरी क्लैरिटी हुई होगी कि क्यों थीटा ज्यादा है। तो ये जो भी थीटा 2 होगा उसकी वैल्यू इतनी क्लियर है कि टेट्राहेड्रल वाले से कम होती है। तो इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा रिपल्जन्स के बारे में सारा, और इसमें बता दिएगा कि कोई रिपल्जन नहीं है, इसमें बॉन्ड पेयर है, तो इसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर है, हाँ। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड्स आपस में क्लोज आ जाएंगी, लोन पेयर ज्यादा रिपेल कर रहा होगा, वेयर यहाँ पर सब आपस में एक दूसरे को इक्वली रिपेल कर रहे होंगे, तो आपस में एक इक्वल पॉइंट पर एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेंगे कि हाँ ठीक है, आप इतनी दूर रहिए, हम इतनी दूर रहेंगे, बस इतना तक रिपेल करेंगे। वेयर यहाँ पर लोन पेयर नहीं बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे होती है रिपल्जन। तो लोन पेयर आके ऐसा उसको धक्का देगा कि वो बॉन्ड पेयर के क्लोज कर देगा उसको, क्योंकि बॉन्ड पेयर बेचारा हल्का रिपेल कर पा रहा है, लोन पेयर के पास ताकत है, तो अपनी ताकत का गलत फायदा उठा रहा है, उसको क्लोज कर रहा है। तो इस तरीके से यू गाइस कैन राइट दिस आंसर। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पर सेम आ गया कि बॉन्ड एंगल इसमें 109.5 डिग्री होता है, वेयर एज अमोनिया में ये होता है, तो आप बता दीजिएगा, सिंपल सा रीजन, आसान है। सो नेक्स्ट यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, आराम से समझ लिए इसको। पैरा नाइट्रोफिनॉल सबसे पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए, पैरा पर NO2, ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, फिनॉल इज OH, देन वी हैव ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, OH, इसके ऑर्थो पर आ गया NO2। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर एक चीज देखते ही नजर आ जानी चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम की चीज हो रही है जो सबने पढ़ी है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, इस मॉलिक्यूल के ही अंदर ये एक मॉलिक्यूल है, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। अब इस केस में देखिएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बट यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कैसी होती है देखिए। अब मुझे बताइए, आपने एक बीकर में पैरानाइट्रोफिनॉल लिया, एक में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल लिया, क्या उस एक बीकर में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पड़ा होगा? नो सर, मतलब एक बूंद भी अगर हुई ना इसकी, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे, करोड़ों की तादाद में मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने बात। अब यहाँ पर जो है एक मॉलिक्यूल जो है दूसरे मॉलिक्यूल से क्या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर डेल पॉजिटिव, इस पर डेल नेगेटिव, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और यहाँ से ये बना। तो इस केस में क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल अपने आप से नहीं बना रहा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से बना रहा है, तो इसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और विद इन द मॉलिक्यूल्स। तो ये हो गई इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको देखते ही पता लग रहा होगा सर यहाँ पे एक तो दो तरफ से हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट कर। सर लिक्विड जो होते हैं उनके पास आपस में कोई बॉन्डिंग्स होती है, हम उनके बीच की जो इंटरेक्शन है उसको तोड़ते हैं, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। एक्चुअल डेफिनेशन पर ना जाके कि अगर मैं जाऊँ वेपर प्रेशर हमारा एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल होता है, उस बात पर नहीं जा रहा है, अभी सिंपल जा रहे हैं कि बॉन्डिंग्स की बात हो रही है कि जो लिक्विड है, लिक्विड में बॉन्डिंग होती है आपस में, तो जब हम उन बॉन्डिंग्स को वीक कर देते हैं तभी गैस मॉलिक्यूल्स में बोलते नहीं इनके सॉलिड लिक्विड गैस में क्या होता है कि फोर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम सॉलिड में होती है, थोड़ी कम लिक्विड में, फिर गैस मॉलिक्यूल्स में सबसे कम होती है, फ्री टू मूव होते हैं। तो वही होता है कि लिक्विड के बीच में बॉन्ड है, इसको जैसे ही हमने तोड़ दिया, हम वेपर में कन्वर्ट कर देंगे अलग से एक एक मॉलिक्यूल को। तो लिक्विड और लिक्विड आपस में इंटरेक्ट कर रहा होता है, तो अब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये इंटरेक्शन होगी उतना मुश्किल होगा तोड़ना, उतनी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। कॉमन सेंस है, फिर से बता देते हैं।
जितनी ज्यादा लिक्विड लिक्विड के बीच में बॉन्ड होगी स्ट्रॉन्ग, उतनी ज्यादा हमें हीट देनी पड़ेगी, उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ताकि हम लिक्विड को आजाद कर सके वेपर फॉर्म में। अब जहां पर लिक्विड लिक्विड कम है तो आराम से काम हो जाएगा। तो इंट्रामोलिक्यूलर के केस में यहाँ पर इंटरेक्शन जो है, ये इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीक होता है। देखने से भी पता लग रहा है कि यहाँ पर एक ही तरफ से बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे दो दो तरफ से बॉन्ड बन रहा है। और ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग? अगर ये वीक होता है तो क्या ये इजीली टूट जाएगा? यस सर, इजीली टूट जाएगा। अगर इजीली टूट जाएगा तो लिक्विड लिक्विड के बीच में जो बॉन्ड है वो इजीली टूट जाएगा, और जहां वो इजीली टूट गया तो वो आपस में वो कहाँ चला जाएगा? वो वेपर में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे वो वेपर में कन्वर्ट हो गया तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो क्या होगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इस वाले का हमारे पास ज्यादा होगा, पैरा नाइट्रो वाले का ज्यादा होगा, क्योंकि इंटरमोलिक्यूलर है, स्ट्रॉन्ग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको तोड़ना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा हीट लगेगी। तो उस एक्स्ट्रा हीट की जो रिक्वायरमेंट है वही हमारे पास हाई टेम्परेचर पर आएगी, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट होता है हमारा। नेक्स्ट यहाँ पर दो तीन चीजें एक्सप्लेन करनी है, वो देखते हैं। तो इन्होंने बोला है HF इज अ लिक्विड वेयर एज HCl इज अ गैस। एक्सप्लेन। ये वाला पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में मैं बता दूं HF। सबसे पहले एक चीज होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो पीछे बात करिए बता देता हूँ, बताना पड़ रहा है कि कहाँ पर होती है। वैसे आप सभी लोगों को पता होगा, जब भी हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रखा होगी, कि हाइड्रोजन ने या तो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से बॉन्ड बना रखी होगी, फिर इसी के पास इन तीनों में से कोई एटम मौजूद हो, जैसे HF ले लिया मैंने, मान लेते हैं। अब ये जो HF है, इसमें क्या हो रही है? इसमें इसमें हमारे पास हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड। अगर बाहर से मैं कोई ऑक्सीजन ले आऊं, या बाहरी से कोई नाइट्रोजन या बाहरी से कोई फ्लोरीन एटम आ जाए, तो उसके साथ वो बॉन्ड बनाने लगेगा, वो इंटरेक्शन करने लगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात, यहाँ पर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव आएगा। यस, तो डेल पॉजिटिव इतना ज्यादा होता है, और हमारे जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है उन पर डेल नेगेटिव इतना ज्यादा होता है कि एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है, और वो स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, जिसको हमने नाम दे दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF के केस में यही होता है हमारे पास। यहाँ पर एक HF है, मॉलिक्यूल है, दूसरा HF बना लेता हूं मैं, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। यहाँ पर हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स आपस में मौजूद है, तो ये आपस में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करेंगे, और इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नाम, जो कि स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, उसको प्यार से हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, अब ध्यान से समझिएगा, तो क्या होगा सर? जो भी हमारे पास कंपाउंड है वो आपस में क्लोज आएंगे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होंगी? ज्यादा। अब सोच लिए, लिक्विड के केस में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा हो या गैस में? ऑब्वियसली सर, अगर कोई चीज गैस है उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होते हैं, लिक्विड में ज्यादा होते हैं। तो यही रीजन है कि वेराज HCl के केस में क्या होता है, यहाँ पर भी डेल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल भी होगा, उसमें भी डेल पॉजिटिव आएगा। इंटरैक्ट भी करेंगे वो, बिल्कुल करेंगे, इंटरेक्शन होगी, पर इस इंटरेक्शन को सिर्फ और सिर्फ हम नाम देंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि ये इतना स्ट्रांग नहीं है जितना फ्लोरीन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन कर सकते हैं, क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा हाई होती है इन द पीरियोडिक टेबल। तो HCl वो काम नहीं कर सकता जो HF कर सकता है, तो जिसकी वजह से वो नाकामयाब रहा, हमारे पास लिक्विड फेज में नहीं आ पाएगा, ये गैस फेज में ही रहेगा। इनमें जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है दैट इज वीकर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन वीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसमें वो दूर दूर रहेंगे मॉलिक्यूल, और दूर दूर किस में रहते हैं? HCl मतलब गैस के फेज में रहते हैं। तो गैस में हमारे पास, दैट्स व्हाई इट एग्जिस्ट इन अ गैस फेज वेयर HF इज अ लिक्विड। नेक्स्ट अब बात करनी है BeCl2 हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट व्हाइल H2S हैज सम। तो BeCl2 क्या होता है? बेरिलियम क्लोराइड। सिंपल स्ट्रेट स्ट्रक्चर है, देखते ही आपको आंसर पता है, क्या कोई लोन पेयर नहीं है, कुछ नहीं। देन वी हैव H2S, तो सल्फर है, वी हैव H2O का भाई है, बस ये सिंपल। सल्फर पर हमारे पास दो लोन पेयर होते हैं। तो पीछे ही आज अभी शायद बात करिए थोड़ी देर पहले, हो सकता है प्रीवियस लेक्चर में गई हो, तो के हमारे पास ऑल बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, और सब्सिडरी एटम जो है वो सेम हो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और यहाँ पर तो बेसिकली जो हाइड्रोजन आएगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सल्फर से कम होती है। तो यहाँ जो डाइपोल बनेगा वो कुछ इधर बनेगा, एक कुछ इधर बनेगा, इस वाले का इधर बनेगा, इस वाले का इधर बनेगा। तो सभी के मैग्नीट्यूड्स अलग होंगे, सभी के अगर मैग्नीट्यूड्स अलग हैं, डायरेक्शन एंड ऑल का कोई हमारे पास लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर ड्यू टू द लोन पेयर, दो लोन पेयर भी हमारे पास, जिसकी वजह से यहाँ पर जो नेट डायपोल है वो जीरो नहीं आएगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। वेयर इन केस में सिंपल दो डायपोल बनेंगे, दोनों के दोनों 180 डिग्री पे होंगे, और अगर दोनों के दोनों 180 डिग्री पर हैं, ऑपोजिट हैं, तो दे विल गेट कैंसिल ईच अदर, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो BeCl2 के केस में ये होता है हमारे पास, वेयर H2S में ऐसा नहीं। सिंपल सा ये इसका रीजन लिख दिया जाएगा। देन नेक्स्ट वी हैव टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दीज तीन चार पॉइंट, तो ये डिस्कस हो गया है, इन तीनों को देख लेते हैं। तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस क्या होते हैं? ये एक्चुअल में हमारे पास ऐसा समझिए, जैसे क्लोरीन एटम है,
ये हम देख सकते हैं ये नॉन पोलर है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पर कोई भी डाइपोल जनरेट नहीं हो। एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा। बट क्या, मुझे एक बात बताइए, जो क्लोरीन एटम्स है उनके पास न्यूक्लियस होता है? यस होता है। क्या न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है? यस होता है। बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ड्यू टू द कि यहाँ पर हमारे पास जो इस वाले क्लोरीन है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है कुछ, उसके न्यूक्लियस में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। उसको न्यूक्लियस, ये हमारे पास जैसे ये क्लोरीन है, क्लोरीन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिंपल ये नॉन पोलर है, कोई भी इन्होंने एक दूसरे को खींच नहीं रखे, मतलब अपनी तरफ कोई डायपोल जनरेट नहीं करा, कोई ऐसा नहीं जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाह रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। बट क्या होगा, जो दूसरे क्लोरीन एटम है, जो दूसरे Cl2 गैस है, उसके न्यूक्लियस को देख के किसी भी एक क्लोरीन एटम को लालच आएगा, तो वो क्या करेगा, हल्का हल्का सा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा, जहां पर बहुत ही ज्यादा माइन्यूट सा डेल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले ये कंपाउंड नॉन पोलर था, इसको कोई भी चीज, मतलब इसका डायपोल नहीं क्रिएट हो रही थी, कोई पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। बट ड्यू टू द सेकेंड वंस न्यूक्लियस, इस पे क्या हुआ है, एक चार्ज इंड्यूस हो गया है, तो इसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड डायपोल, या फिर इंस्टेंटेनियस डायपोल भी बोलते हैं। तो इंड्यूस्ड डायपोल हुआ है, और कैसे? इंस्टेंटेनियसली हुआ है। तो इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनी स्पेलिंग लिख दिया, इंस्टेंट, एक इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस डायपोल भी इसको बोलते हैं, या इंड्यूस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगी दैट इज हमारे पास, उसको बोलते हैं हम लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज। ऐसे ही हमारे पास हीलियम में भी देखने को मिलती है। तो ये होती है हमारी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज। देन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का सिंपल सा लिख दीजिएगा, एचसीएल के केस में प्रॉपर्ली समझाया, तो वही हमारे पास डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होती है। देन हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली इक्वल एनर्जी टू गिव अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल होती है किसकी? जिनकी एनर्जी जो है वो नियरली इक्वल होती है, और वो क्या करते हैं, वो कुछ मिलके एक न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जनरेट कर देते हैं। तो वही हमारे पास न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जो जनरेट हो जाते हैं। अब न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल जो बने हैं, इनकी एनर्जी सेम होती है, न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी। तो यहाँ पे जो हमारे पास होती है, उनकी नियरली इक्वल होती है, एकदम नहीं कि ऑलमोस्ट। जैसे sp3 में आप देख सकते हैं, आपको याद होगा 2s और जब 2p कंबाइन करेंगे, तो आपको याद होगा दैट इज n+l रूल से s वाले की थोड़ी एनर्जी कम होगी एज कम्पेयर टू, या फिर 2s वाले की कम होगी 2p वाले से। बट नियरली इक्वल होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इसी वजह से हमारे पास वो आपस में कंबाइन करते हैं, और जो sp2 या sp3 जो भी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, उन चारों की एनर्जी जो है वो इक्वल होती है। तो दैट इज व्हाट टू वी मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन। फिर इसमें आप बता सकते हैं sp3, sp2 और sp बता सकते हैं। देन यू कैन टॉक अबाउट sp3d, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सब कुछ बताया जा सकता है। तो अच्छा खासी डिटेल में इसको आराम से लिख सकते हैं, बेसिक डेफिनेशन यही है हमारे पास। तो इस तरीके से आप इस शॉर्ट नोट को भी कर सकते हैं। ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोनेट आयन एंड अजाइड आयन। तो कार्बोनेट का बहुत ज्यादा सिंपल होता है, देख भी रखता है, एक बना लेता हूँ, एक आप बना लिएगा। तो एक ये है, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, कैसे होता है बात कर लिया, अगर नहीं देखा तो केमिकल बॉन्डिंग, या जो भी आपका इस चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग है ना, हाँ केमिकल बॉन्डिंग के आप लेक्चर जाके देखिए। अगर नहीं देखे तो मतलब मैं वही कहूँगा क्या करना है, वो चीज़ नहीं देखी तो यहाँ पर कैसे आगा, वापस वहीं पर जाइए प्लीज़, फिर वहां से वापस होके यहाँ आइएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको पता होगा ये कैसे बना है। तो रेजोनेंस हर किसी को आती है कि पाई सिग्मा लोन पेयर ये होता है, बस बॉन्ड शिफ्ट करना होता है, ये सिंपल करना होता है। तो दूसरा क्या होगा, आप बना लीजिएगा। हर बार क्या होगा, यहाँ पर हर एक ऑक्सीजन को मौका मिलना चाहिए कि उस पर नेगेटिव चार्ज आए, हर एक ऑक्सीजन को मौका मिलना चाहिए कि उसके पास नेगेटिव चार्ज आए। आप सबसे पहले देखिए कि इस वाले को मौका नहीं मिला था, मिल गया, यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है। सॉरी, बेसिकली हर ऑक्सीजन को मौका मिलना चाहिए पाई बॉन्ड। इस वाले ने पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है भाई, खुश है। इसने बना लिया, पूछा अगला मौका किसको मिलेगा, इस वाले को मिलेगा, तो ये भी बना लेगा, इसको आप बना दिएगा और उसको कह दिएगा भाई ठीक है तुम भी खुश रहो। अजाइड आयन ना हो, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये जो अजाइड आयन है इसमें नाइट्रोजन 3 दिख रहा है, तो मैंने 3 नाइट्रोजन बना लिया। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अच्छा होता है, देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड मैंने बना दिया, इसका मतलब है N3 नेगेटिव का ये मतलब है जो नेट चार्ज है वो नेगेटिव है। नेट चार्ज का वर्ड ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। नेट चार्ज आपका क्या है, 1 नेगेटिव। इतनी बात आपको पता कर लेनी है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि नाइट्रोजन ही है तो नाइट्रोजन पर ही नेगेटिव चार्ज आएगा, कोई इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि नाइट्रोजन की नाइट्रोजन से सेम होगी, ठीक है। तो आगे सबसे पहले आप एक चीज देखिए, जैसे ही मैंने ये बनाया, मेरे पास अब बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैं पहले बीच वाला बनाता हूँ, ये में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
नेट चार्ज मुझे बताइए कितना है। सर पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को निग्लेक्ट कर देंगे, बस चाहिए नेगेटिव तो एन नेगेटिव। तो एक स्ट्रक्चर ये बन जाता है। तो अब यहाँ पे मैं इसके लोन पे दिखा दूँ तो टोटल 4 लोन पेयर होते हैं नेगेटिव चार्ज को मिला के। यहाँ भी टोटल 2 लोन पेयर नेगेटिव चार्ज को मिला के आप देख लीजिए ऑक्टेट पूरा है। कैसे सर? इस नाइट्रोजन के पास ये 4 इलेक्ट्रॉन, 4 और 4 8। इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं। 2 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? सर 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इसके पास है, कितने हो गए? 8। इस वाले को भी देखिए 2 बॉन्ड बना रखे, 2 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इसके पास है, कितने हो गए? 8। बीच वाले को देखिए 4 बॉन्ड बना रखे, 4 का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट पूरा है। अब जो रेजोनेंस होगी वो कैसे होगी? एक बार आप इधर शिफ्ट कर दीजिए इसको, और ये बॉन्ड हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं इस तरफ डायरेक्शन में ले जाता हूँ। सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर क्या आएगा? ये इस पर देखिए पहले से एक नेगेटिव था, एक और नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, यस सर यहाँ पर पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? N2 नेगेटिव हो जाएगा, और इस वाले पर अब कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। सिमिलरली आप इसी को उल्टी डायरेक्शन में घुमा दीजिए, आपको ऐसा ही एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो ये हो गए हमारे अजाइड आयन के कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नाउ अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। मीथेन, इथाइलिन और एसिटाइलिन वैसे ऑर्गेनिक में भी आता है, यहाँ पर भी कर लेते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले एसिडिक कैरेक्टर को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, बाकी डिटेल में शायद हमने बात कर ली है ऑर्गेनिक वाले में। हाँ आई थिंक कर लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लेक्चर में कर ली होगी, तो देख लिएगा आपको। एसिडिक कैरेक्टर का मतलब है इसको H प्लस लूज करना है। जैसे ही H प्लस लूज करेगा तो CH3 नेगेटिव बन जाएगा। जैसे ही ये लूज करेगा तो CH2 CH नेगेटिव बन जाएगा, और ये बन जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया। नाउ द पॉइंट इज H प्लस लूज करने के बाद क्या उसको सुकून मिल रहा है? सुकून का मतलब होता है केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी मिल रही है। जो भी नेगेटिव चार्ज मिला है, क्या नेगेटिव चार्ज को कम कैसे करेंगे सर? उसको डिक्रीज करना है। तो जैसे ही हम नेगेटिव चार्ज को डिक्रीज करेंगे तो मतलब स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। तो अगर ये चार्ज किसी तरीके से कम हो पा रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। किसकी? प्रोडक्ट की, जो हमारा कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस की। अगर स्टेबिलिटी बढ़ी प्रोडक्ट की तो मतलब भाई H प्लस दे देगा वो इजीली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस वाले में क्या आप सभी को इसकी हाइब्रिडाइजेशन पता है? यस सर SP। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें क्या मैं बोल सकता हूँ 50% S कैरेक्टर 50% P कैरेक्टर निकाल लीजिएगा। कैसे सीख रखा है बेंड रूल में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल फॉर्मूला तो लगाना है, मतलब 1/1 1/2 हो जाएगा बस, इंटू 100। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो परसेंटेज S कैरेक्टर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब भी हमारे पास सेम एटम आए और उनकी हाइब्रिडाइजेशन अलग है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज S कैरेक्टर। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सेम रिलेट करिए इसको फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। तो हमारे पास फ्लोरीन क्या होता है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हम बोलते हैं उसमें भाई नेगेटिव चार्ज भयंकर स्टेबल है, क्योंकि ये अपने आप को संभाल सकता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसकी इतनी, अगर मैं नॉर्मल, इसमें इतनी पावर है, इसकी इतनी औकात है कि ये नेगेटिव चार्ज अच्छे से संभाल सके। ऑक्सीजन की थोड़ी कम है, नाइट्रोजन की और कम है। वेयर अगर मैं किसी उस पर लगा दूं, दैट इज कार्बन पे लगा दूं, तो उसकी भाई और कम है। ये बेचारा इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव चार्ज को संभाल सकती है, मतलब स्टेबल कर सकती है। तो SP सबसे ज्यादा हमारे पास, हमारे पास आएगा SP3 वाला। सो ये बन गया हमारा ऑर्डर। एसिडिक कैरेक्टर का ये ऑर्डर बन गया, समझा दिया मैंने। परसेंटेज S कैरेक्टर दिखा दीजिएगा कि इसमें 50% है सर, इसमें आपका आएगा SP2 है ना, तो इसमें आएगी 33%। हाँ 33% इसमें आएगा। इस वाले में 25% S कैरेक्टर आएगा। तो ये आप देख लीजिएगा, बता दीजिएगा कि इनके हाइब्रिडाइजेशन SP3 SP2 ये सब है। तो SP2 कार्बन के साथ ये होता है, बेचारा SP3 के साथ ये होता है, SP के साथ ये होता है। लिख दीजिएगा इसका ऑर्डर, बहुत ही ज्यादा ईजी तरीका। नाउ अब हमारे पास जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, वो बॉन्ड एंगल पे आते हैं, प्यारे प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, इनको देखते हैं। तो एक आध मैं आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या देखनी है? सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी है, या फिर सब्सिडरी एटम की देख लिए, कोई ऐसी बात नहीं। सो यहाँ पर हमारे पास अगर जो सब्सिडरी एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ, कौन सा लूँ बताइए? सो जिसमें सब्सिडरी एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो, सो NH3 ले लेता हूँ मैं। इसमें सब्सिडरी की हाई है ना, हाँ ठीक है, ये मैंने ले लिया एक NH3। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस? यहाँ पर क्या होगा? जो फ्लोरीन है क्या वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा? यस सर खींचेगा। डाइपोल मोमेंट से हमने पढ़ रखा है, इधर की तरफ एक खचक डाइपोल इधर बनेगा, तो फ्लोरीन अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर? यहाँ पर चार्ज डेंसिटी हमारी मौजूद हो जाएगी। क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इस जगह इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ गई। तो जो रिपल्जन होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। एक रिपल्जन ये है, ये रिपल्जन समझ में ज्यादा है कम है बात करेंगे, पहले इसको समझिए। दूसरा मैं लेता हूँ वाटर का एग्जाम्पल। सो दिस माई वाटर। सो यहाँ पर क्या होता है वाटर के केस में? अपनी तरफ ऑक्सीजन की जगह भाई मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक डायपोल इधर बनेगा, और क्या होगा, इधर हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ जाएगी। देख के आंखों से बताइए, ऑक्सीजन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास हैं, या फ्लोरीन फ्लोरीन वाले। सर ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम, एक ही एटम के आसपास है, ये तो फ्लोरीन एक अलग है, दूसरा फ्लोरीन अलग है, इनमें कुछ सर्टेन बॉन्ड एंगल होगा, लेकिन इसके पास तो बहुत क्लोज हो गई। तो खुद ही बता दिया रिपल्जन कहाँ ज्यादा होगी। सर रिपल्जन यहाँ ज्यादा होने वाली है, जहां रिपल्जन ज्यादा वहां का थीटा क्या होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। अच्छा इस केस में हम कंपेयर नहीं करेंगे बिकॉज ये इनके हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑल सब कुछ, वैसे हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट ज्योमेट्री का थोड़ा अलग होगा, तो इसको हम इस तरीके से नहीं देखेंगे। बट यहाँ पे क्या ये चीज आपको समझ में आई कि यहाँ पर जो थीटा है वो क्यों ज्यादा हो रहा है नॉर्मली केस में। तो इसी तरीके से आप कंपेयर करते हैं। तो फर्स्ट हमें, अच्छा सेंट्रल एटम हो गया, और हमारे पास सेंट्रल एटम वाला भी केस देख लिया हमने कि सेंट्रल एटम की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई हो तो क्या होता है। तो अब इसका देखिए OF2 और H2O में हमें बताना है बॉन्ड एंगल कहाँ ज्यादा होगा। अब यहाँ पे इसमें कंपेयर कर सकते हैं हम इजीली। बता दीजिए सर, यहाँ पर जो है इधर चार्ज डेंसिटी हो गई तो ये रिपल होगी, तो थीटा समथिंग आएगा, थीटा 1। यहाँ पर इधर डेंसिटी होगी, इधर डेंसिटी होगी, पहले से ही दूर है, ये जो थीटा 2 होगा, थीटा 1 में ज्यादा रिपल्जन है, तो थीटा 1 की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू थीटा 2। सिंपल मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा चार्ज डेंसिटी। अब बात करें H2O H2S इन सब की, तो H2O H2S दो से समझा देता हूँ, बाकी तो आपको खुद ही आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे दिख रहे हैं, सेंट्रल मेटल निकल है, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, मतलब इस केस में यहाँ पर आ गए इलेक्ट्रॉन्स, इसके केस में थोड़े दूर रहेंगे, दूर रहेंगे, एग्री करते हैं आप सभी लोग। यस सर दूर रहेंगे ऑब्वियसली। फिर जो H2S ऑक्सीजन, फिर इसके बाद जो सेलेनियम आएगा उसमें थोड़े से हो सकता है और दूर हो जाए, मान लेते हैं कुछ यहाँ पर हो गए, बस इससे दूर हो गए। तो जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा है आपस में। यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेंट्रल एटम के पास आ गए, एकदम ऑक्सीजन के पास होंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। सल्फर की थोड़ी कम है तो थोड़े दूर रहेंगे, इतना नहीं खींच पाएगा वो भाई, इतना खतरनाक डायपोल मोमेंट नहीं दिखा पाएगा जितना ऑक्सीजन दिखा रहा है। तो इस केस में जो थीटा 1 होगा दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, थीटा 2 थोड़ा कम, थीटा 3 और कम, देन थीटा 4 जो टेल्यूरियम के केस में आएगा वो और कम। तो हमारा ऑर्डर बन जाएगा कि H2O सबसे ज्यादा, H2S उससे कम, देन H2Se, देन H2T। ये ध्यान रखिए। अच्छा यहाँ पर मैं एक और केस साथ के साथ डिस्कस कर लूँ, पता नहीं एग्जाम में आया नहीं या आ जाए। एक होता है OCl का एग्जाम्पल, ये यहाँ पर खतरनाक चीज होती है। ये आपको लोन पेयर दिख रहे हैं, आपके कंसेप्ट के मुताबिक ये होना चाहिए कि सर थीटा 1 हमने मान लिया सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ऑक्सीजन के पास है। सर थीटा 2 में जो है हमारे पास जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कुछ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपने पास, यस फ्लोरीन कुछ यहाँ पर अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, कुछ यहाँ पर होंगे, फ्लोरीन में सबसे ज्यादा क्लोज फ्लोरीन के होंगे, तो थीटा 2 सबसे कम होना चाहिए। और ये कुछ होगा हमारे पास, क्या बोलूँ उसको मैं, थीटा 3 बोल देता हूँ। तो हमारे पास जो ऑर्डर होना चाहिए सर थीटा 1 सबसे ज्यादा है, हम बिल्कुल मानेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है। फिर हम कहेंगे सर थीटा 3 होना चाहिए क्योंकि कुछ ना कुछ बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पर, फ्लोरीन में सबसे इधर होंगे, तो मतलब ये बहुत दूर दूर होगा, ये देख सकते हैं आप बिल्कुल दूर होगा। यहाँ पर ये थोड़ी तो पास रहेंगे एज कम्पेयर टू अदर्स, ठीक है। सो ये हो गया। नाउ थीटा 1 और थीटा 2 थीटा 3 का हमने ऑर्डर लिख लिया। अब देखते हैं यहाँ पर हम इस केस में ऐसा क्यों नहीं होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, क्लोरीन इज द थर्ड पीरियड एलिमेंट, जहां भी कहीं भी थर्ड पीरियड एलिमेंट दिख जाए उसके आसपास लोन पेयर दिख जाए, बैक बॉन्डिंग या रेजोनेंस नाम की चीज होती है, तो एक जो इसका लोन पेयर है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा विद क्लोरीन। तो यहाँ पर रेजोनेंस मौजूद होती है, जिसकी वजह से क्या होता है सर, लोन पेयर में रिपल्जन चली गई, तो जो थीटा 3 है उसकी वैल्यू थीटा 1 से भी ज्यादा हो जाती है। हाँ यही होती है ना, एक बार आप उसको चेक कर लिएगा थीटा 1 और थीटा 3 वाले ऑर्डर को, कि CaOCl2 और H2O और AF2 का ऑर्डर एक बार चेक कर लिएगा। मेरे हिसाब से यही कंसेप्ट था कि यहाँ पर जो है, जो लोन पेयर हम बोलते थे भाई लोन पेयर रिपेल कर रहा है, वो तो है ही नहीं अब। क्यों नहीं है, क्योंकि वो साहब चले गए तो रेजोनेंस में। अब यहाँ पे बेचारा एक ही लोन पेयर है, ये इसको कितना धक्का देगा, इसको कितना देगा। पहले ये दो दो लोग मिलके कहते हैं भाई तुम बिल्कुल एकदम इनसाइड हो जाओ एक दूसरे में, दूर हो जाओ एकदम, लेकिन अब यहाँ पे एक ही लोन पेयर बचा। तो अब ये कहना है तुम हम बताओ हमें बताओगे तुम, चलो साइड हो, एक तुम्हारा भाई तो गया रेजोनेंस में। तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोन पेयर की रिपल्जन विद बॉन्ड पेयर डिक्रीज हो गई, क्योंकि भाई लोन पेयर अब रहा ही नहीं, लोन पेयर रहा ही नहीं, अपना नहीं रहा, पराया हो गया, तो कहाँ से मतलब वो काम करेगा। तो दैट्स वाई इसका रीजन होता है, तो ध्यान रखिएगा इस रीजन को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर NH3, और उसका सेम कंसेप्ट से आप एक बार ट्राई करिएगा कि NH इसका जो बॉन्ड एंगल है वो ज्यादा क्यों होता है एज कम्पेयर टू दिस, वही कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन पास ज्यादा हो जाएंगे तो भाई रिपल्जन बढ़ेगी, और थीटा तभी बढ़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स दूर करने हैं। तो इसको कर लेंगे आप लोग।
देन यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है बेसिकली, ये बोल रहे हैं कि सर बॉन्ड एंगल जो है वो हमारे पास फ्लोराइड ऑफ नाइट्रोजन का जो है वो कम होता है, और रिवर्स ट्रू है फॉस्फोरस के लिए। पहले देख लेते हैं नाइट्रोजन के लिए भी भाई क्यों बात सही है। तो सभी लोग क्या इस बात से एग्री कर रहे हैं कि NH3 में और NF3 में ये डिफरेंस है कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिविटी बहुत कम होती है और फ्लोरीन की बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी, बोलिए ये सुनना। और फ्लोरीन के केस में यहाँ पर हो जाएगी यस। तो कौन सा थीटा ज्यादा होगा सर, नाइट्रोजन के जहां भी पास आ गए इलेक्ट्रॉन वहां का थीटा जो है वो ज्यादा होगा। इसको थीटा 1 बोल दीजिए, इसको थीटा 2 बोल दीजिए। तो थीटा 1 हमेशा ज्यादा होगा थीटा 2 से, इतनी बात क्लियर है। सर सेम चीज हमारे पास फॉस्फोरस में होनी चाहिए थी पर ऐसी दिख नहीं रही, उसका रीजन क्या है? तो याद करिए, मैंने अभी OCl2 का केस बनाया, उसी से रिलेटेड एग्जैक्टली नहीं होगा। अब ये मत करिएगा कि फॉस्फोरस का लोन पेयर दिख गया तो आप कहते हैं भाई अब तो फ्लोरीन है इसके वेकेंट ऑर्बिटल में डालो। भाई वेकेंट ऑर्बिटल में लोन पेयर डालने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल होना भी तो चाहिए। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का है तो उसके पास वेकेंट 2D नाम की कोई चीज नहीं होती। बट एक उल्टी चीज यहाँ पर हो रही है कि यहाँ पर फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, फॉस्फोरस के पास भी है, लेकिन फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का है, इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी मौजूद है। तो यहाँ पर ये करेगा रेजोनेंस। सो यहाँ पर इनके बीच होगी रेजोनेंस। डायरेक्शन ऑफ रेजोनेंस थोड़ी उल्टी है वहां पर, लेकिन रेजोनेंस तो रेजोनेंस है, और कौन सी डी ऑर्बिटल में ही जा रहा है हमारे पास। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज दिया, इस पर हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज एक आ जाएगा। ठीक है, सो ये आ गया बेसिकली इसके पास। नाउ अब क्या करना है सर, अब कैसे बताएंगे बॉन्ड एंगल का? तो सर हमारे पास जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट ये कह रहा था कि यहाँ यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी आ रही होगी तो जो कि दूर होगी और इस केस में होगी। बट द पॉइंट इज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक बड़ी, अच्छा यहाँ ए बॉन्ड देखिए, इस बॉन्ड ये कितने बॉन्ड है सर, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये बताइए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन है सर? 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल्स करेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन को? सर 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में रिपल्जन ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे रिपल्जन बढ़ेगी। हमें पता है कूलम्बिक फोर्स के बारे में कि F=K Q1 Q2/r² होता है। क्लास 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज पढ़ी है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ चार्जेस के, तो भाई यहाँ पर तो बहुत ज्यादा चार्ज हो गया। अगर चार्ज ज्यादा हो गया तो फोर्स ज्यादा होगा, तो रिपल्जन ज्यादा होगी। सो दैट्स वाई यहाँ का जो थीटा है वो बढ़ जाता है। द रीजन इज कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड रिपल्जन यहाँ पे मौजूद होती है, वेर उस केस में सिंगल बॉन्ड रिपल्जन होती है। तो ये कुछ स्पेसिफिक केसेस से जो हमने डिस्कस भी कर लिए हैं, इन जनरल भी डिस्कस कर लिया कि भाई किस तरीके से होगा। और जहां भी आपको दिखे कि भाई ऐसा, वो खुद ही बोल दें कि ऐसा तो हो रहा है, ठीक है NH3 के लिए हो रहा है, बट उसके लिए नहीं हो रहा। हो सकता है आपको कुछ और एटम दे दें, कोई आपको बोलते हैं PCl3, कुछ अलग से कुछ भी हाइपोथेटिकल एटम बना दे। तो आपको रीजन यही बताना है कि कहीं ना कहीं क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो सोच लेनी कि ये लोन पेयर गायब हो गया, तो लोन पेयर गायब हो गया तो उसका देखना है कि भाई अब उसको कैसे, वो कहाँ से मिलेगा। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल कर लीजिए। नेक्स्ट ये लास्ट है आई थिंक क्वेश्चन। तो इसमें क्या होता है, इसको वैसे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि PF3 तो एग्जिस्ट करता है बट PH3 नहीं करता। सो क्या होता है, PF3 की हम सभी को पता है हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d ट्राइगोनल प्लेन। PH3 होता तब भी यही होती। बट द पॉइंट इज, अगर हमें डी ऑर्बिटल जो है उसको बॉन्डिंग में टेक पार्ट कराना है, मतलब सर बॉन्डिंग का मतलब वही कि डी ऑर्बिटल जो है बॉन्ड बना है जैसे PF3 में, या हाइब्रिडाइजेशन में से टेक पार्ट लिया है ना, यस सर लिया। तो अगर ये टेक पार्ट करे इन हाइब्रिडाइजेशन या फिर इन बॉन्डिंग, तो हम ये बोलते हैं कि ये सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है? तो जो डी ऑर्बिटल है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से कुछ हमारे पास ये दूर ही होते हैं। अब जैसे हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दिया मैंने, फॉस्फोरस लगा, फॉस्फोरस के पास फ्लोरीन लगा दिया, क्या करेगा फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, क्या यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं बढ़ेगा? सर अगर इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं मतलब नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑब्वियसली हमें पता है यहाँ पर डेल पॉजिटिव आएगा। तो वो डेल पॉजिटिव कहाँ होगा, बेसिकली न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ रहा होगा। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ेगा तो जो डी ऑर्बिटल हमारे पास जहां भी मौजूद होगा वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा ज्यादा। तो बोलते हैं सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्या करते हैं, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज कर देते हैं। तो जहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ वहां पर जो है डी ऑर्बिटल बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने लगेगा। वेरस PH3 के केस में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम सभी को पता है कितनी बेकार होती है, कुछ ज्यादा नहीं अट्रैक्ट कर पाएगा। फ्लोरीन तो भाई बेस्ट है एकदम, वो कहेगा अच्छा तुम्हें तो हम बता दें। तो फ्लोरीन एकदम बेस्ट है, बहुत जबरदस्त तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करा देगा डी ऑर्बिटल की, जबरदस्ती अपनी तरफ खिंचवा देगा कि भाई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो करना ही है तुम्हें, क्योंकि अब फ्लोरीन है, हम किंग हम पीरियोडिक टेबल के इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरस PH3 के केस में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं। सो ये था आई गेस हमारा लास्ट क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग का। दैट्स इट फॉर टुडे, इतना ही था आज के लिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा हो गया है। तो पूरा
कोवेलेंट बॉन्ड वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। पूरी इनऑर्गेनिक मैं कहूँ अब कंप्लीट हो गई है इस लेक्चर के साथ। तो अब इसके बाद प्रोबेबली वी विल बी अपलोडिंग, मतलब प्रोबेबली नहीं, वी विल अपलोड अपना 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व करेंगे, साथ में देखेंगे कितने क्वेश्चंस रिपीटेड आए थे 2023 में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। फिर आप अपना जब एग्जाम बैठे 9 तारीख को है ना आपका इनऑर्गेनिक, हाँ तो 9 तारीख को आप फिर आप देख लीजिएगा कि आपके में कितने रिपीटेड आए हैं। तो बहुत ही ज्यादा आपको पोर्शन आपको रिपीटेड तो मिलेगा, इतनी तो गारंटी है, रिपीटेड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस बहुत सारे सेम आपको इन वीडियोस में से तो आराम से मिलेंगे, बहुत सारा आपको पोर्शन मिलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट लेक्चर में। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर।